Assalamu alaikum everyone. In this video we will talk about the inverse kinematics once again and we will talk about the third method. तो पहला मेथड हमने ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक जो आप करते थे ज्योमेट्री से वो किया था. सेकंड मेथड जो था वो काइनेमेटिक डिकपलिंग का था एंड द थर्ड वन इज़ द एल्जेब्रिक मेथड जिसमें हम सिर्फ एल्जेब्रा की बात करेंगे. तो ये मुख्तलिफ मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग के आप जो है सिस्टम आपका क्या है और आप क्या समझते हैं कि किस मेथड से आपका सिस्टम ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, सिंपल ही सवाल पे चलते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें आपको सबको पता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्स काइनेमेटिक्स मेथड 3 एल्जेब्रिक मेथड. तो फाइंड इन्वर्स काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेटर. तो ये एक मैनिपुलेटर गिवन है, इसकी हमने इन्वर्स काइनेमेटिक्स की इक्वेशन निकाली सिंपल. ठीक है. पहले स्टेप इसका इस सिस्टम का ये होगा कि आपको एल्जेब्रिक मेथड सॉल्व करने के लिए यू नीड टू सॉल्व द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ऑफ दिस सिस्टम. तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स सॉल्व करेंगे और उसका जो मैट्रिक्स होगा, जो आखिरी मैट्रिक्स आता है आपके पास होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि एंड इफेक्टर के फ्रेम को बेस फ्रेम से दिखाता है, तो वो आप निकालेंगे. जो आप सबको पता है किस तरह निकाला जाता है. अच्छा, पहली बात ये है कि अगर इस तरह का सवाल कोई भी आपका क्विज एग्ज़ाम वगैरह कहीं भी आएगा तो ये मैं गिवन होगा. ये बार बार मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप डीएच कन्वेंशन इस्तेमाल करके सिस्टम निकालें, क्योंकि इस सवाल में अगर इन्वर्स काइनेमेटिक्स का सवाल आता है तो आपका मकसद फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स निकालना नहीं है. द रियल पर्पस इज़ टू फाइंड द इन्वर्स काइनेमेटिक्स इक्वेशन. तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स होगा ये गिवन होगा. ठीक है. अच्छा, अब इसमें ये जो मेथड है ये मैंने दूसरी बुक से लिया है, दूसरी बुक का हिस्सा है ये. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे. तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि जो ये जैसे जो इन्होंने जो कोऑर्डिनेट फ्रेम डिफाइन किए हुए हैं, वो जो कोऑर्डिनेट फ्रेम इन्होंने यहाँ डिफाइन किए हुए हैं सिस्टम के ऊपर, वो ऐसे डिफाइन किए हैं कि इन्होंने कोऑर्डिनेट फ्रेम 0 और 1 दोनों को यहीं पे लिया हुआ है, फिर 2 को यहाँ पे लिया हुआ है और 3 को यहाँ पे लिया हुआ है. ठीक है. तो ये एक अलग मेथड होता है, मतलब बीएच कन्वेंशन नहीं लगता है इसमें. सिर्फ उनको एक्सिस कोऑर्डिनेट फ्रेम असाइन करना का तरीका डिफरेंट होता है. ठीक है. तो इसमें उन्होंने किया हुआ क्या है कि यहीं पे बेस फ्रेम भी यहीं पर है और जो फर्स्ट θ1 के लिए जो मतलब पहला जो आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम 1 होता है वो भी यहीं पर है. फिर यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट फ्रेम है, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट फ्रेम है और यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट फ्रेम नहीं है, यानी कि एंड इफेक्टर के ऊपर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट फ्रेम नहीं है. अब इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि अगर पहली मोटर रोटेट होगी तो बेस फ्रेम तो वहीं रहेगा जो 0 है. ठीक है. x0 y0 z0. लेकिन जो x1 y1 z1 है वो θ1 के साथ रोटेट होगा. तो हमारा जो होता है, जो हम करते हैं उसमें हमारा जो x1 y1 z1 होता है वो सेकंड जो आपकी मोटर है वहाँ पर होता है. तो इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है. ठीक है. कोई फर्क खास, कोई रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. अच्छा, इसका सिस्टम में इशू क्या होगा? इशू ये होगा कि आप जो है जो पोजीशन ये निकाल रहे होंगे वो इस मोटर की निकाल रहे होंगे. ठीक है. क्योंकि दिस इज 0 कोऑर्डिनेट फ्रेम, यहीं पे 1 है, यहाँ पे 2 है एंड देन यू हैव 3. तो आप 4 तक जा ही नहीं रहे, आप 3 तक हैं. आप इस मोटर की जो लास्ट मोटर है उसकी पोजीशन निकाल रहे हैं, आप एंड इफेक्टर की पोजीशन नहीं निकाल रहे हैं. सही है. तो इस जो मेथड होता है इसमें आप हमेशा लास्ट मोटर की पोजीशन निकाल रहे होते हैं, एंड इफेक्टर तक नहीं जाते हैं. तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा सोल्यूशन पे कि आपके पास जो L3 है वो इस जो आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है उसमें कहीं भी L3 नहीं आएगा. देख रहे हैं आप, कहीं भी L3 नहीं है. तो करेंगे क्या? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हम आखिरी मोटर की पोजीशन निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स. फिर जब उस मोटर की पोजीशन आ जाएगी तो इस एंड इफेक्टर की पोजीशन निकालना इज़ वेरी इजी, क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेट ही है ना, सिर्फ एक L3 की लेंथ ही आपने उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है. तो वो काम इस तरह होगा कि आप पहले मोटर की पोजीशन निकाल लेंगे, फिर आप एंड इफेक्टर की पोजीशन निकालेंगे बाय यूजिंग द लेंथ L3. तो बेसिकली हमारा ये भी काम नहीं है. समझाने का मकसद ये था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि इस मैट्रिक्स के अंदर L3 क्यों नहीं आ रहा है. तो ये हल्का सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है इस बुक में, जिसमें डिफरेंट तरीके से कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को जो है वो मुख्तलिफ मोटर्स के ऊपर माउंट किया गया है. खैर हमारा काम ये नहीं है, लेकिन सब समझाने के लिए मैंने बता दिया. तो बेसिकली आपको क्या गिवन होगा? आपको ये चीज़ गिवन होगी, ये आप निकाल चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है आपको इसमें से जो है वो कुछ भी नहीं पता है. ठीक है. क्योंकि आपको लेंस पता है ऑब्वियसली बात है, लेकिन आपको थीटास कुछ भी नहीं पता है ना. तो थीटास तो आपके अननोन है. अब जो
पोजीशन आपको इस मोटर की या एंड इफेक्टर की चाहिए होगी, वो तो आपको पता होगी, ठीक है। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पे। एक जो मैट्रिक्स है वो तो वहाँ से आगे जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी जो लास्ट में हमने निकाली है, जो आपको गिवन होगी। नाउ दिस इज द मैट्रिक्स जो आपको पता है, क्योंकि इन्वर्स काइनेमेटिक्स में आपको पता है कि आपको रोटेशन, जो ये पहला वाला जो आपको 3/3 है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है, तो ये क्या चाहिए आपको, ये आपको मालूम है। तो इसका मतलब ये जो फाई है, ये जो टर्म्स है कोसाइन 1 2 3 साइन 1 2 3, ये सब पता है आपको। सिमिलरली आपको एक्स और वाई भी पता है, ठीक है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये टोटली आपके पास, आपको पता है नॉन न्यूमेरिकली, सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज पता है। आपको पता है कि आपने एक्स में कहाँ जाना है, आपने वाई में कहाँ जाना है, क्योंकि 2D सिस्टम में तो एजेड है ही नहीं उसका। और आपको ये भी पता है कि जो आपका एंड इफेक्टर या मोटर 3 है इस केस के अंदर, तो वो उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। तो कंक्लूजन क्या है, यह मैट्रिक्स मुझे न्यूमेरिकली बिल्कुल पता है, और ये मैट्रिक्स जो है वो मुझे न्यूमेरिकली नहीं पता है। इसमें बहुत सारे जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो मुझे नहीं पता हैं, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स आ गए, और ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक ही सिस्टम के हैं, तो दोनों बराबर हैं। यही सारा हमारा इसका जो कंक्लूजन है, जो इस मेथड की एक बैकबोन है, वो यही है कि दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तमाम जो आपके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, वो आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। तो अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कैसे क्या कंपेयर करेंगे आप। ऑब्वियसली बात है कि आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स वही कंपेयर करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो एक तो आप आराम से जो ये है C1 2 3, इसका मतलब ये है कि θ1 θ2 θ3 तीनों ही ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो कोसाइन ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एक साथ ले रहे हैं आप। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो C1 2 3 है ये C5 के बराबर है, क्योंकि वो कम्बिनेशन में बताया हुआ है, तो ये आ गया। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि S1 2 3 S5 के बराबर है, सेकंड आ गई। और बाकी तो इन दोनों का वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो अगेन वही चीज़ें शो कर रहे हैं जो आप पहले दो एलिमेंट्स आपके शो कर रहे थे। तो ये दो आ गई इक्वेशंस। देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि x जो है वो इस पहले एलिमेंट के बराबर है, और y जो है वो इस सेकंड एलिमेंट के बराबर है। तो ये आपके पास चार इक्वेशंस आ गई हैं, और आपने इसमें से तीन आंसर्स निकालने हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या आती है, यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ θ1, you need to find the equation of θ2, you need to find the equation of θ3। जितने आपके पास जॉइंट वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशंस चाहिए इन इनवर्स काइनेमेटिक्स। तो आपने θ1 θ2 θ3 निकालना है। अब नाउ द प्रॉब्लम इज, पहली दो इक्वेशंस तो आप अभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तीनों थीटाज आ रहे हैं। तो जब तक आपको दो थीटा पता ना हो आप सॉल्व नहीं कर सकते ये। तो या अगर आपको θ1 θ2 पता हो तो फिर तो θ3 निकाल सकते हैं आप, लेकिन जब तक आपको कोई कम से कम दो थीटाज नहीं पता होंगे, यू कैन नॉट यूज इक्वेशन नंबर 4.8 और इक्वेशन नंबर 4.9। तो आपने जो काम करना है, पहले आपने जो दो थीटाज निकालने हैं, यू हैव टू यूज 4.10 एंड 4.11, दोनों को कंबाइन करना है, कुछ ना कुछ आपने करके यहाँ से आंसर निकालने हैं। तो यही काम करते हैं हम, फिर 4.10 और 4.11 को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा मैंने सब चारों इक्वेशन लिख दी गई हैं। अब हम करेंगे क्या, तो पहला जो स्टेप होगा हमारा, उसमें हम बेसिकली व्हाट वी विल डू, वी विल स्क्वायर इक्वेशन 4.10 4.11 और उसको जो है दोनों को जो है एडिशन कर लेंगे इन दोनों की। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों से ये जो इक्वेशन बन के आई है, इसमें स्टेप्स हुए हैं, और वो स्टेप्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टेप्स हुए हैं, देख लीजिएगा, दे आर वेरी सिंपल। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। वैसे तो अगर मैं शो नहीं भी करता तो आप लोग कर सकते थे आराम से, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस तो ये यहाँ पे जो शो हुई। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इन दोनों को स्क्वायर किया, ऐड किया, और हम पूरा ये सॉल्व करते हुए आखिर में जो इक्वेशन आ गई, दिस इज जस्ट योर 4.12। दो आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है इसमें, कोसाइन अल्फा प्लस बीटा, जो आपको पता है मस्ट बी इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये तमाम जो फॉर्मूले गिवन होंगे, तो उसमें कभी भी आपने घबराना नहीं है कि फॉर्मूले कहाँ से आएंगे, याद तो नहीं करना। और सिमिलरली साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन θ1 प्लस θ2। यहाँ पे अल्फा बीटा जो है θ1 और θ2 है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले इस्तेमाल हुए हैं, उसको सॉल्व करके आपने ये रिजल्ट निकाल लिया। नाउ इन 4.12 देयर इज नो θ1, तो आप θ1 को एलिमिनेट कर चुके हैं। इस जो आपने स्क्वायर किया सिस्टम को और जो सॉल्व किया, उसमें फ़ायदा ये हुआ है कि आप θ1 यू हैव एलिमिनेटेड θ1। तो इट्स मीन यू कैन ईजिली फाइंड θ2 नाउ, क्योंकि cos 2 जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोसाइन θ2 है। तो इसको अलग कर देंगे, बाकी तमाम टर्म्स को राइट पे ले जाएंगे, तो C2 तो आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन आपको अगर याद हो तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप हमेशा हर चीज़ जो है जो थीटास निकाल रहे हैं वो आर्क टेंजेंट के अंदर लिखें। तो आप cos 2 निकाल भी लें,
आप ट्राई करेंगे कि आप साइन टू निकाल सकते हैं, और फिर जब कॉस C2 और S2 दोनों आ जाएंगे देन यू कैन ईजिली यूज आर्क टेंजेंट। ठीक है, तो C2 आ गया, अब हम S2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है C2 आ गया, तो आप S2 के लिए जो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है s² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबको पता है कि जो रेंज होती है कोसाइन साइन वगैरह की वो -1 से 1 के दरमियान है, तो वो आप यहाँ से S2 आराम से निकाल सकते। तो आपके पास अब C2 भी आ चुका है, S2 भी आ चुका है। तो अब आर्क टेंजेंट कैसे लिखेंगे आप? θ2 जो आप निकालेंगे, इट्स अ बेटर टू राइट इन टर्म्स ऑफ आर्क टेंजेंट। तो वही हमने a tan 2 इस्तेमाल किया है, साइन कंपोनेंट पहले आ गया कॉमा C कंपोनेंट। नाउ अब दिस साइन कंपोनेंट कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो उसी हिसाब से थीटा चेंज होगा, डिपेंडिंग कि आपका जो आपका पोजीशन है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, जो कि दिखाया हुआ भी था मैंने आपको कि किस तरह क्वाड्रेंट चेंज होते हैं, किस तरह थीटास चेंज होते हैं अगर आपके क्वाड्रेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो सारे नेगेटिव पॉजिटिव इस इक्वेशन पे अफेक्ट करेगा। तो ये फ़ायदा होता है सिस्टम को आर्क टेंजेंट के अंदर लिखने का। तो जब जहाँ तक आप कर सकें, अगर आप कोसाइन और साइन दोनों निकाल लें फिर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आंसर तो इससे भी आ जाएगा, आप cos 2 आराम से निकाल लेंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट क्वाड्रेंट आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि आप यहाँ से कोसाइन 2 निकाल के θ2 आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट क्वाड्रेंट में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप ऑलरेडी नो कि जो आपका इन्वर्स काइनेमेटिक्स है इट कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमें वो एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना होता है, तो इसलिए दिस राइटिंग इन दिस वे इज़ अ बेटर वे टू गो। तो θ2 तो आ गया, नाउ वी नीड टू फाइंड θ1, ताकि हम फिर वो जो पहली दो इक्वेशन थी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो θ1 के लिए अब अगेन हमने ये दोनों इक्वेशन इस्तेमाल करनी, क्योंकि अभी भी हम जो है 4.8 और 4.9 इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हमें कुछ सोल्यूशंस करने। अच्छा क्या किया यहाँ पे, कर क्या रहे हैं हम दोबारा यही दोनों इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे हम ये कि क्योंकि θ2 तो मुझे पता है, तो मैं θ2 और θ1 को अलग अलग करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो दिस वन तो 4.10 हमने उठाई है, कोसाइन कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस 1 2 पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल खोल दिया उसको। नाउ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, खोला आराम से अलजेब्रिक इक्वेशन जो स्टेप से करके, यहाँ पे हमने जो C1 जो कॉस θ1 की टर्म्स थी वो कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचा, नाउ वी ओनली हैव cos 2। सिमिलरली यहाँ पे हमने S1 की टर्म कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ cos 2। तो हम करेंगे क्या, अब समझ आ रही है आपको बात कि हमने किया क्या है, हमने θ1 की टर्म्स अलग कर दी, इसको कॉमन ले लिया, और θ2 की टर्म्स एक साथ हो गई हैं। तो अब हम θ2 की टर्म्स को रिप्लेस कर देंगे बाय वेरिएबल। ठीक है, क्या वजह है इसकी, ताकि हम सिस्टम को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हम सिस्टम को ये नहीं चाह रहे कि बड़ी बड़ी इक्वेशंस हम लिखें, वी नीड टू सिंप्लीफाई। तो जो ये वाली टर्म है L1 प्लस L2 प्लस C2, क्या हमें ये पूरी पता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि L1 लेंस तो हमें पता है और θ2 हम निकाल चुके हैं, θ2 की जो फॉर्मूला था वो तो हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब अभी इस पॉइंट के ऊपर जो ब्रैकेट में टर्म है ये आपको टोटली न्यूमेरिकली पता है। सिमिलरली L2 और S2 भी आपको टोटली पता है। ठीक है, तो आपने इन दोनों जो ब्रैकेट में टर्म्स है दोनों पता है, तो हम करते ही हैं कि इसको एक नाम देते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया K1 का दिस टर्म, एंड इसको नाम दे दिया K2 का। तो ये जो इक्वेशन बनेगी x की है आपकी सिर्फ और सिर्फ C1 की टर्म्स में आ जाएगी, यानी कि C1 और S1। सिमिलरली यही काम हम y के साथ भी करेंगे, बिल्कुल एक्जैक्टली यही काम करेंगे। इक्वेशन जो है थोड़ी सी सिमिलर बनेंगी आपकी। तो यहाँ पे आपने y को भी डिफाइन कर दिया K1 S1 प्लस K2 C2। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी आप इस सिस्टम को सॉल्व करना आपके लिए जो है वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे K1 है C के साथ, C1 के साथ यहाँ K2 है, तो वो प्रॉब्लम होगी। तो अभी भी हमें कुछ काम करना, लेकिन हमने एक काम ये किया है कि हम दोनों इक्वेशंस को सिर्फ θ1 की टर्म्स में लिखने में कामयाब हो गए हैं, तो उसको भी इस्तेमाल करते हैं आगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही बात लिखी हुई है सारी, x और y की पहले लिख दी, फिर उन्होंने K1 और K2 डिफाइन कर दिया, तो यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ पर हम जो है K1 और K2 को देखें आप, दो टर्म्स हैं, एक कोसाइन से आ रही है cos 2 से, कुछ उसमें जो आपके कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई और ऐड हो रहे हैं। सेकंड टाइम आपकी साइन θ2 से आ रही है, साइन से आ रही है, और जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट। तो आई कैन राइट कि अगर मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन करना चाहूँ r, तो आई कैन राइट कि K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर इज नथिंग बट r एक डिफाइन कर दिया मैंने वेरिएबल। ठीक है, और अब मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि जो ये दो आपके लेट्स से वेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि कोसाइन 2 और लेंस भी आ रही है इसमें, तो वो उसका एक, आपको सबको पता है दो पार्ट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है, उसका थीटा होता है।
तो यहाँ से तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने आराम से, आप सिस्टम का जो K1 K2 का मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हैं। उसका एंगल भी तो निकालना है आपने, तो एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली एंगल जो होगा वो 8n2 होगा, क्योंकि दिस टर्म जो K1 की टर्म है, जो K1 की टर्म है वो कोसाइन से आ रही है, उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस हो रहा है कोसाइन का हो रहा है, तो सेकंड पे आएगी वो, ठीक है ना, क्योंकि साइन पहले लिखते हैं आप, कोसाइन बाद में लिखते हैं। सेकंड टर्म इज कमिंग फ्रॉम द साइन इटसेल्फ, तो सेकंड टर्म जो है वो साइन से आ रही है, तो K2 जो है वो आपका साइन कंपोनेंट है बेसिकली एक तरह का। तो आप अगर इस जो आपने इंट्रोड्यूस किया वेरिएबल, इसका एंगल निकालना चाहें तो यू कैन ईजिली राइट गामा, हमने गामा नया डिफाइन कर दिया है, 8n2 आर्क टेंजेंट की बात कर रहे हैं, K2 साइन, क्योंकि साइन से आ रही है, साइन की वैल्यू आ गई, कॉमा K1 क्योंकि कोसाइन की थ्रू आ रही है वो, तो ये हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया। नाउ इन ऑर्डर टू राइट टू कंबाइन दीज टू, तो आप ये भी कह सकते हैं कि K1 जो है इज नथिंग बट आर कोस गामा और K2 इज नथिंग बट आर साइन गामा, क्योंकि समझ आ रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे K1 कोस की टर्म्स से आ रहा है, तो मैं K1 को अगर लिखना चाहूँ तो ऑब्वियसली आई कैन राइट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, K2 के साथ भी यही कर सकता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो दो कंपोनेंट बेसिकली ब्रेक कर दिया हमने उसको, आर साइन अल्फा और जो है आर साइन गामा और आर कॉस गामा, ठीक है। अब हमें ये करना है कि हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है और हमने वापस उठा के ये इस दोनों इक्वेशंस में डालनी है, तो अगले स्लाइड में देखते हैं क्या किया हमने। ये दोबारा जो है सारी की सारी इक्वेशन वहीं पे लिख दी गई हैं जो तमाम हमने डिफाइन की थी, एक्स वाई तो शुरू की इक्वेशन है आपकी, फिर आप K1 K2 डिफाइन किया, फिर आपने गामा डिफाइन कर दिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने वापस चलते हैं, जो ये 4.17 और 4.18 है, इसको मैं रिप्लेस इनकी चीज़ों को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। K1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ऑब्वियसली K1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस गामा डिवाइडेड बाय, मतलब K1 की जगह अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप आर कॉस गामा लिख सकते हैं, और K2 की जगह ऑब्वियसली यू कैन राइट आर साइन गामा, ठीक है। तो दिस वन इज आर कॉस गामा, दिस इज आर साइन गामा। जो C1 है इज नथिंग बट कॉस थीटा वन, S1 इज नथिंग बट साइन थीटा वन। सिमिलरली आप इसी तरह y को भी K1 की जगह आप लिख देंगे आर कॉस गामा और K2 की जगह आर साइन गामा, उसमें से आर कॉमन आ जाएगा, इसमें भी आर आ रहा होगा, इसमें भी, तो आर को आप ऑब्वियसली y के नीचे लेके जा सकते हैं और सिमिलरली आप आर को x के नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये काम हमने यहाँ इस इक्वेशन में किया हुआ है कि हमने उसको गामा और थीटा वन की टर्म्स में लिख दिया है, और यहाँ पे आपके पास जो टर्म आ गई है x डिवाइड बाय आर और y डिवाइड बाय आर हो गई। अब नाउ यू कैन राइट सिंपल कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें इस इक्वेशन में जो है वो आप सिंपली जो है वो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये बन हो जाएगी एज कॉस गामा प्लस थीटा वन। सिमिलरली इन दिस इक्वेशन सिंपल साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तो उस तरह आप इस इक्वेशन को भी बंद कर देंगे। तो ये आपके पास एक कंप्लीट फॉर्म आ गई जिसमें कॉस गामा प्लस थीटा वन और साइन गामा प्लस थीटा वन की जो वैल्यूज हैं वो निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल्स। अच्छा, अब इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। तो ये इक्वेशन अगेन मैं दोबारा लिख दी है। अब आपके पास कोसाइन एक थीटा उसकी वैल्यू आ गई, साइन एक थीटा उसकी वैल्यू आ गई, तो क्या आप अब इसमें से इस इक्वेशन में से क्या आप आर्क टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्या आप थीटा वन की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? सिंपल सी बात है कि गामा प्लस थीटा वन अगर मैं निकालना चाहूँ, क्योंकि एंगल तो इसी की बात हो रही है ना, तो वो नथिंग कुछ भी नहीं है, वो जो है साइन और कोसाइन का कम्बिनेशन है, डिवाइडेड है, मतलब साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन है इन टर्म्स ऑफ ए टेंजेंट टू। तो पहले क्या आ जाएगा आपका y डिवाइडेड बाय विच इज योर साइन टर्म, सेकंड इज योर x डिवाइडेड बाय विच इज योर कोसाइन टर्म। तो आप वही एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप आराम से टेंजेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको साइन भी उस एंगल का पता है, जो ये एंगल है गामा प्लस थीटा वन, वही यहाँ पे एंगल है। तो आपको इस एंगल का कोसाइन भी पता है, साइन भी पता है, तो दोनों को इस्तेमाल करते हुए बड़े आराम से जो है वो थीटा निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए टेंजेंट टू, मतलब कि आर्क टेंजेंट। अच्छा, अब दोनों में आर आ रहा है तो आपको आर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो डिवाइड हो रहा है दोनों में, तो आप बेहतर है कि आप आर को यहाँ से हटा दें। जो है वो डिवीजन ही हो रहा है, दोनों को डिवाइड करने से बेहतर है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर दें। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा सिंपली नथिंग बट 8 इंटू वाई कोमा एक्स। तो ये गामा प्लस थीटा वन का रिजल्ट आ गया। नाउ हमें तो थीटा वन निकालना है, तो हम गामा को वहाँ ले जाएंगे, और गामा को हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं 8 इंटू K2 कॉमा K1। और K2 K1 अगर आप याद करें तो दोनों पता है हमें, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट है लेंथ के ऊपर और थीटा वन के ऊपर। अगर आप पीछे जाके देखना चाहें, जो K2 और K1 है आपका वो टोटली
जो है थीटा टू पर डिपेंडेंट है और लेंस पर डिपेंडेंट है, तो दोनों पता है। थीटा टू तो हमें पता है, सबसे पहले हमने थीटा टू ही निकाला था, और हमें लेंस भी सारी पता है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें आपके पास तमाम टर्म्स अब नॉन है, आराम से आपके पास थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब थीटा वन आ गया, थीटा टू आ गया, नाउ यू नीड टू फाइंड थीटा थ्री। तो नाउ यू कैन यूज द फर्स्ट टू इक्वेशंस, जिसमें आपको याद हो तो फाई और थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री तो तीनों साथ थे, ये तीनों इक्वेशन लिख। तो इस इक्वेशन को समझने पहले क्या मतलब है। सिंपल सी बात है कि कोसाइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ फाई। तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री। तो आप बड़े आराम से फाई निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम जो है, क्योंकि हम उसी स्टेप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको भी हम आर्क टेंजेंट के टर्म्स में लिखेंगे। तो हमने पहले क्या किया, हमने जो एंगल था, जो ये एंगल था, इसको हमने आर्क टेंजेंट के टर्म्स में लिख दिया। तो थीटा वन प्लस, यहाँ देख लें पहले, ए टेंजेंट टू, सही है, तो साइन फाइव विच इज साइन वन टू थ्री, कॉमा कॉस फाइव विच इज कोसाइन वन टू थ्री, तो वो किसके बराबर है, ओब्वियसली फाइव के बराबर है। और फाइव इनडायरेक्टली बराबर किसके, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री। इट्स मीन ये पता चला आपको कि अगर आपको ये साइन फाइव की वैल्यू पता हो न्यूमेरिकल, कोसाइन फाइव की वैल्यू पता हो न्यूमेरिकल, तो आप डालेंगे, आपके पास फाइव की वैल्यू आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। और फिर आप जो है थीटा थ्री की जो वैल्यू है, जो रह गया था थीटा आपका, वो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यू नो थीटा वन फ्रॉम हेयर एंड यू नो थीटा टू फ्रॉम द फर्स्ट जो हमने डेरिवेशन की थी, जो मतलब जो पहले सबसे पहले जो हमने थीटा निकाला था थीटा टू था। तो इन दिस वे यू कैन ईजिली फाइंड थीटा थ्री। तो ये सवाल था जिसमें हमने एल्जेब्रिक मेथड इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टर्म्स जो मैट्रिसेस की थी उसको कंपेयर करते हुए सॉल्व किया है। ये काइंड ऑफ क्लोज सोल्यूशन कहलाता है। क्लोज सोल्यूशन से मुराद ये है कि आप जो है उसमें सब जो आपके पास फॉर्मूले आ रहे हैं, सब जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की टर्म्स में नंबर्स से, आप अभी नंबर्स तो हमने कोई निकाला नहीं है ना, अभी नंबर के बगैर ही काम किया हमने। तो ये नॉर्मली कहलाता है क्लोज फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। ये सवाल एक ट्राई करते हैं, सॉरी ये तो जी जी। अच्छा, ये सवाल में जो है वो सिमिलर सवाल लग रहा है मुझे, क्या डिफरेंट है सवाल। अच्छा, ये जो फिगर है मेरे पास है, ये जो है इस सवाल की नहीं है। ये जो आपके पास जो ये आ रहा है, ये डिफरेंट है। तो अच्छा, मैंने जो ना यहाँ पे जो है तस्वीर जो है वो गलत थी, तो यहाँ पे मैंने तस्वीर को चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द इनवर्स कैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम गिवन इन द फिगर। तो अगेन वही बात कि सबसे पहले डीएच कन्वेंशन आप सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली वो गिवन होगा आपके पास यहाँ पे, तो वो गिवन है हमारे पास। और सेकंड आपका क्या होगा कि जो सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, जहाँ पे आपको आपका एंड इफेक्टर चाहिए या मोटर चाहिए, वो आप निकालेंगे। तो ये आपके पास न्यूमेरिकली पता है, आपको पता है कि आपको अपना एंड इफेक्टर एक्स वाई जेड में कहाँ चाहिए और किस रोटेशन मैट्रिक्स के थ्रू जो है वो किस स्पेस में क्या ओरिएंटेशन उसकी होनी चाहिए। तो ये जो आपको मैट्रिक्स है ये कम्प्लीटली पता है, और ये आप जो है डीएस कन्वेंशन से निकाल के लाएं। तो दोनों क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो अगेन वही काम करना है कि आपने जो है तमाम थीटास, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री निकालने हैं बाय कंपेयरिंग द टर्म्स इन द मैट्रिसेस मुख्तलिफ। तो सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं आप, थोड़ा उसमें विजुलाइज करें। आई थिंक जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें जो थीटा वन है निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि एस वन साइन थीटा वन इज़ नथिंग बट आर वन थ्री, कॉस माइनस कॉस थीटा वन इज़ नथिंग बट आर टू थ्री। तो हमारे पास दोनों पता है, बेसिकली हमें एस वन भी पता है और हमें माइनस सी वन पता है। तो आप आराम से ए टेंजेंट टू थीटा वन निकाल सकते हैं, मतलब ए टेंजेंट टू के थ्रू ना। तो इट्स वेरी इजी, साइन लिखा आपने, कोसाइन लिखा आपने, थीटा वन तो आराम से निकाल लिया। अब आगे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड थीटा टू। तो थीटा टू चलो निकालने की ट्राई करते हैं एंड लेट्स यूज दिस इक्वेशन ना, ये जो इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों से तो आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें थ्री भी आ रहा होगा, टू भी आ रहा होगा, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल कर लें ताकि थीटा टू आपके पास आ जाए। इस थीटा टू ट्राई करते हैं, इन तीनों को इस्तेमाल करते हैं, ट्राई करते हैं। तो पहले तो आप जो आपकी फर्स्ट टू इक्वेशन है इसको हम लिखते हैं कि ये पी एक्स के बराबर है, ये पी वाई के बराबर है, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, आराम से आ गया। नाउ द प्रॉब्लम इज
कि आपके पास क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे थीटा जो आपका थीटा वन है, इट कैन जो ज़ीरो होगा तो उसकी अलग रिजल्ट आएगा, और अगर वो ज़ीरो नहीं है तो उसका अलग रिजल्ट आएगा। तो लेट से अगर हम कहते हैं कि इफ़ सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर अगर सी सॉरी इफ़ सी वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर आप सी टू का रिजल्ट जो है वो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आप सी टू को अलग कर देंगे, बाकी तमाम को ले जाएंगे। बट व्हाट इफ़ सी वन इज़ ज़ीरो, सी वन ज़ीरो भी हो सकता है, कोसाइन जो है वो जीरो हो सकता है आपका ना, अगर 90 डिग्री होगा तो आपका जीरो होगा कोसाइन। तो उस सूरत में आप ये क्वेश्चन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पी एक्स जीरो, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पी एक्स तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, वो तो बेस्ट फ्रेम के ऊपर थोड़ी है, वो तो कहीं ना कहीं स्पेस के अंदर है। तो फिर आप सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो अगर C1 इज इक्वल टू जीरो, देन यू विल फाइंड C2 फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसके मतलब दो रास्ते आपके पास आ गए। अगर C1 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है तो आपके पास C2 की ये इक्वेशन बनेगी। अगर आपके पास C1 जो है, या उसके ये बोलते हैं कि एल्स एल्स क्या है, ऑब्वियसली कि जब C1 जो है वो ज़ीरो है तो उसके लिए आपके पास फिर सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो आपके पास रास्ते हैं, डिपेंडिंग कि आप जो है वो आपकी C1 की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमने ये बात दोबारा आगे चलते हैं। अब हमने C2 तो निकाल लिया यहाँ पे ना, अब हमने S2 चाहिए। तो S2 के लिए क्या करेंगे, वी विल यूज़ दिस मैट्रिक्स का जो है आपका, जो आपके पास जो ये वाला कंपोनेंट है वो इस्तेमाल करेंगे S2L2, और वो बराबर है PZ के बराबर। तो वहाँ से हम S2 आराम से निकाल सकते हैं। तो S2 क्या हो जाएगा आपका PZ डिवाइड बाई L2। और अगर हमारे पास C2 भी पता चल गया है, हमें S2 भी पता चल गया है, तो थीटा टू ऑब्वियसली यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ आर्क टेंजेंट 2। तो थीटा वन आप निकाल चुके हैं, थीटा टू आप निकाल चुके हैं। नाउ इज द टाइम टू फाइंड थीटा थ्री। तो थीटा थ्री के लिए क्या इस्तेमाल करें, थीटा थ्री के लिए जो मुझे लग रहा है, आई थिंक वी कैन यूज दीज टू टर्म्स, S23 और S32। तो S23 ऑब्वियसली R31 के बराबर है, एंड देन वी हैव C23 जो कि R32 के बराबर है। तो अब अगेन आपके पास साइन भी आ गया, कोसाइन भी आ गया, तो आप थीटा टू प्लस थीटा थ्री निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्क टेंजेंट। ठीक है, तो थीटा थ्री प्लस थीटा टू यहाँ आ जाएगा आर्क टेंजेंट लगा के सिमिलरली। लेकिन हमें थीटा टू चाहिए, थीटा थ्री चाहिए, तो थीटा टू को हम वहाँ ले जाएंगे, तो आपके पास आराम से थीटा थ्री की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज थीटा टू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो बेसिकली अगर इक्वेशंस सिंपल बन रही हो बड़ी DH कन्वेंशन की, तो समटाइम्स वेरी इजी टू फाइंड द थीटाज एंड द जॉइंट वेरिएबल्स। लेकिन अगर वो थोड़े से जैसे टफ बन रही हो, जिसमें आपको थोड़ा मैथमेटिकल काम करना पड़े, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में करना पड़ा था, तो उसमें थोड़ी मुश्किलात भी आ सकती हैं। लेकिन एक और मेथड है ये अलजेब्रिक मेथड, जिसमें आप सिर्फ अलजेब्रा यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आई विल सी यू गाइस सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।